हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग बीट। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है वो कैसे होता है, और वो कम्प्लीटली हमने सारा डिस्कस किया है। अब जो फूड हमारे पास इन डाइजेस्टेड फॉर्म में है, अब उस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन या जो गट हमारा है वहाँ से एब्जॉर्ब करना है ब्लड में। तो इस वाले वीडियो में हम यही देखेंगे कि वो जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो होती कैसे है। जैसे आपको पता है हम फूड खाते हैं, वो जाता है स्टमक में, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, यहाँ पे डाइजेशन हो गया। तो लेकिन आधा फूड ऐसा होता है जो ये हमारे स्टमक में या माउथ में या स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डाइजेस्ट कंप्लीटली नहीं हो पाता है, तो वो अनडाइजेस्टेड रहता है। अब जो ये अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से पास ऑन होता है इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे वो पास होता है, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू होता है। जो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन का जंक्शन है, यहाँ पे एक वैल्यू होता है, क्योंकि ये गार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसके लिए टाइम भी मिलना चाहिए, एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम मिलना चाहिए। तो ये तभी खुलेगा जब इसमें प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को बोला जाता है, देखो जो ये लास्ट पार्ट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको हमने बोला, अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में बोला था, इसको बोलते हैं हम इलियम। तो इसको इलियम बोलते हैं। इसी तरह जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बोला जाता है सीकम। तो यहाँ से इलियम है, यहाँ से सीकम है, तो इनके बीच में जो वैल्यू होता है उसको बोला जाता है इलियोसीकल वैल्यू। इलियोसीकल वैल्यू। तो ये जो वैल्यू होता है इसके थ्रू जब ये खुलता है तभी यहाँ से बाहर अनडाइजेस्टेड फूड आ जाता है और वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जिसके बारे में हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि फिर क्या होता है अल्टीमेटली। अब हम देखेंगे जो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का वो कैसे होता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जो हमने डाइजेशन का प्रोसेस बोला था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने बोला था हमारे पास प्रोटीन्स थे, तो प्रोटीन्स की जब डाइजेशन हो गई तो वो अल्टीमेटली हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म्स में आ गए, तो उनको हमने बोला था एमाइनो एसिड्स। तो जो एमाइनो एसिड्स होते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म्स में आते हैं और ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ये हमारा जो पहला था एमाइनो एसिड्स वाला, ये हमारा ठीक हो गया, तो हमारे पास अब एमाइनो एसिड्स आ गए। इसी तरह हमने बोला था जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कार्ब्स होते हैं, उनको हमने कन्वर्ट किया था इनटू मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स सबसे सिंपलेस्ट थे। हमने तीन टाइप्स बोले थे। एक हमने बोला था ग्लूकोज होता है, ये सारे ग्लूकोज के जैसे ही होते, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दूसरा हमने बोला था गैलेक्टोस, तो गैलेक्टोस होता है। इसी के साथ ही तीसरा हमने बोला था फ्रुक्टोस। तो ये जो तीन होते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोस और फ्रुक्टोस, ये सारे सेम ही होते हैं। इनमें इनका जो केमिकल फार्मूला वो भी सेम होता है, स्ट्रक्चर में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला वो इनका सेम ही होता है। ये तीनों सेम होते हैं और ये सिंपलेस्ट फॉर्म्स में होते और ये एब्जॉर्बेबल होते हैं, ये एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो जिस तरह से अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं इसी तरह ये तीन भी एब्जॉर्ब होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा फूड का कंपोनेंट था वो था फैट। तो फैट को भी हमने डाइजेस्ट किया था। फैट से हमें दो चीज़ें मिली थी, एक हमें मिला था फैटी एसिड और हमें मिला था ग्लाइसरॉल। तो ये जो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स होते हैं ये दोनों एब्जॉर्बेबल होते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास अब चीज़ें प्रेजेंट है जो हमें अब ब्लड में एब्जॉर्ब करानी है, तो वो हमारे पास अवेलेबल है। एक एमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोस, फ्रुक्टोस, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। तो ये सारी सिंपलर फॉर्म्स में और ये बहुत इनका साइज़ हमने रिड्यूस किया, प्रोटीन से हमने रिड्यूस किया, अमाइनो एसिड्स बनाया, तो ये एब्जॉर्ब होने के काबिल हो गए। अब हम देखेंगे जो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है ये अल्टीमेटली होता कैसे और कहाँ पर होता है, हर एक चीज़ इसके बारे में हम देखेंगे। देखो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, हमने बोला जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसका सबसे जो बड़ा, सबसे जो लंबा पार्ट इनफैक्ट होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका एक मेन रीज़न ये होता है कि ये लॉन्ग इसीलिए बोला बनाया जाता है सो दैट सरफेस जो एरिया जो हो जाए वो सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है, बस खाली लेंथ में ही इंक्रीज़ कराने से सरफेस एरिया इंक्रीज़ नहीं किया जाता। यहाँ पे एक और चीज़ भी कराई जाती है जिससे और ज़्यादा जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है
ये फॉर एग्जांपल ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली लाइनिंग होती है तो उसको होती है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है ये क्यों होती है, पहले मैं बोलूँगा इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं विलाई। और जो ये विलाई होते हैं ये किस लिए होते हैं, ये विलाई सिर्फ इसीलिए होते सो दैट सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए। देखो मैं आपको यहाँ पे सिंपल फॉर्म में दिखाऊंगा। अगर कोई चीज़ ऐसी होगी तो इसका ज़्यादा सरफेस एरिया होगा कि अगर वो इसी इतने ही लेंथ में जो दूसरा मैंने बनाया उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ओब्वियसली जो सेकंड वन है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको स्ट्रेटन करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इससे इनफैक्ट 3 टाइम्स इससे लंबा हो जाएगा। तो ये सारा जो इसका जो मेन जो रीज़न होता है वो होता है सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना। तो सरफेस एरिया जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो ज़्यादा ज़्यादा फूड इसकी कंटैक्ट में आ जाएगा, तो ज़्यादा ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखेंगे ये जो विलय होता है ये होता थोड़ा कैसे है। तो जो विलय होते हैं ये कुछ ऐसे इस टाइप के होते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो जो डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जो एब्जॉर्प्शन पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन पार्ट होता है वो होता है ईलियम पार्ट में। जैसे हमने बोला था 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, फिर होता है जेजुनम और लास्ट वाला होता है ईलियम पार्ट। जो ईलियम होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है और वो सबसे लॉन्गेस्ट भी इसीलिए होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे आ सकता है। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, वो ईलियम में सबसे ज़्यादा होती है, थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ईलियम होता है ये इसीलिए सबसे लॉन्गेस्ट भी होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम देखेंगे जो ये एक विलय होता है ये कैसा होता है और जो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो किस टाइप से होता है। तो जो विलय होता है वो कुछ इस शेप का होता है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग। यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझनी है, जो कंसेप्चुअल है। आपको पता है हमारा जो ब्लड होता है ये कुछ वेसल्स में होता है जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जैसे आर्टरीज होती है और वेन्स होती है। लेकिन एक चीज़ होती है, जब ये आर्टरी होती है और या वेन जो बड़ी होती है इनके दरमियान ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स नहीं हो पाता है। अगर कोई बड़ी आर्टरी होती है या वेन होती है, फॉर एग्जाम्पल अब अगर हमें कोई चीज़ ब्लड के अंदर ले जानी होगी या ब्लड से कोई चीज़ बाहर ले जानी होगी तो वो इन बड़ी वेसल्स में नहीं होता है। फिर क्या होता है, ये जो बड़ी वेसल्स होती है ये डिवाइड हो जाती है, छोटी वेसल्स बनाती है, जैसे आर्ट्रियोल्स बनाती है, फिर आर्ट्रियोल्स फर्दर ब्रांच बनाती है, छोटी छोटी ब्रांच बनाती है, और जो सबसे छोटी वाली ब्रांच निकलती है उनको बोला जाता है कैपिलरीज। इसी तरह वेन्स भी छोटी छोटी ब्रांच बनाती है और वो बनाती है कैपिलरीज। जैसे ये एक वेन है, ये वाला साइड जो है ये वेन का है, और फिर अल्टीमेटली ये ब्रांच बनाती है छोटी छोटी ब्रांच, तो ये कैपिलरीज बनाती है। इसी तरह जो आर्टरी होती है आर्टरी भी ब्रांच बनाती है और अल्टीमेटली कैपिलरीज बनाती है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको इनको बोला जाता है कैपिलरीज। तो जो ब्लड कैपिलरीज होती है, जितना भी ट्रांसफ़र हो जाता है ब्लड के साथ चीज़ों का, या चाहे जो चीज़ें ब्लड के अंदर चली जाती या चाहे चीज़ें जो होती है ब्लड से बाहर आ जाती है, तो वो चीज़ें जो अंदर बाहर हो जाती है वो सारा जो होता है वो होता है इन्हीं कैपिलरीज में। तो जो ब्लड वेसल जो होती है इनमें जो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स होता है वो होता है ब्लड कैपिलरीज में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड होता है इसी तरह हमारी बॉडी में एक और फ्लूइड होता है। जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है इसी तरह से हमारी बॉडी में जो दूसरा फ्लूइड होता है उनके लिए दूसरे टाइप ऑफ वेसल्स होती है। वो जो दूसरा फ्लूइड होता है उसको बोला जाता है लिम्फ। जैसे ब्लड होता है उसी तरह लिम्फ होता है। तो जो लिम्फ होता है, लिम्फ के लिए कुछ स्पेशल वेसल्स होती है, जैसे ब्लड के लिए आर्टरीज वेन्स होती है, लिम्फ के लिए जो वेसल्स होती है उनको बोला जाता है लिम्फेटिक वेसल्स। अब जो ये लिम्फेटिक वेसल्स होती है इनमें क्या होता है, इनमें ज़्यादातर फैट्स इनमें स्टोर हो जाते हैं, और जो हमारी इम्यूनिटी की सेल्स होती है वो इन्हीं लिम्फेटिक सेल्स में होती है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक हमने बोला ब्लड वेसल्स, दूसरा हमने बोला लिम्फेटिक वेसल्स। जो आपको ये दिख रहे हैं ब्लू और रेड कलर की ये है ब्लड वेसल्स, लेकिन जो आपको ये येलो वाले कलर की दिख रही है ये जो होती है ये होती है लिम्फेटिक वेसल्स। तो हमारे पास 3 चीज़ें, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ये एब्जॉर्ब करना है, प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करना है और फैट्स को एब्जॉर्ब करना है। तो जो फैट्स होते हैं वो इन लिम्फेटिक वेसल्स में चली जाती है। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ वेसल होती है उसको बोला जाता है लैक्टियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है जो फैट्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है लैक्टियल्स में। जो फैट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो होते हैं लिम्फेटिक वेसल में जिसका नाम है लैक्टियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, LAC लैक्टियल, ये लिम्फेटिक वेसल होती है।
इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज। तो वो कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होते हैं। अब हम देखेंगे जो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है ये असल में होता कैसे है। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक हाइपोथेटिकल डायग्राम में बनाऊँगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसमें हमें अभी फूड प्रेजेंट है। उसके साथ ही यहाँ से हमें प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्लड वेसल है जो ब्लड कैपिलरी है जिसमें फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ से हमारे पास है लैक्टियल जिसमें हमें फ़ैट एब्जॉर्ब करना है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोटीन होते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे इसमें। इसी तरह अगर ये है प्रोटीन, ये हम मानते हैं ये हो गए कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं मोनोसेकेराइड। तो मैं यहाँ पे सिंपल बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो एब्जॉर्ब हो पाते हैं, एब्जॉर्ब होने के काबिल होते हैं। इसी तरह हमारे पास फैट्स भी 2 टाइप्स के हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये हमने बोला ये प्रोटीन्स होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये बहुत खुश है। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये भी बहुत खुश है। इसका रीज़न देखो क्या है। इसका रीज़न ये है जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होते हैं आपको पता है ये सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो फैट्स होते हैं आपने कभी देखा है वाटर और जो ऑयल मिक्स होता है? क्योंकि जो फैट होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो फैट्स जब इनसॉल्युबल होते हैं इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। जो सॉल्युबल चीज़ें होती है वो क्रॉस कर जाती है ईजिली। तो जो सॉल्युबल चीज़ें वो ईजिली क्रॉस करती है और वो पहुँच जाती है ब्लड में। जैसे प्रोटीन्स होती है और कार्बोहाइड्रेट्स होती है ये ईजिली जाती है ब्लड में और पहुंच जाती है। फिर मैं दिखाऊंगा ये कैसे किन किन प्रोसेस से ये जाती है वो हम देखेंगे। तो ये ईजिली कर पाते हैं क्योंकि जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, ये ईजिली क्रॉस कर पाते हैं और चले जाते हैं। तो क्रॉस कर पाते और जाते हैं कैपिलरी में। तो ये है कैपिलरी, यहाँ से लैक्टियल है। अब मसला इस फ़ैट को कैसे लिया जाए? फ़ैट इनसॉल्युबल है तो ये तो यहाँ जा ही नहीं पाता है। इसके लिए एक स्पेशल चीज़ हो जाता है। जो ये फ़ैट्स होते हैं इनको क्या किया जाता है, इस मेम्ब्रेन को धोखा देने के लिए, इसको सॉल्युबल बनाने के लिए यहाँ पे जो प्रोटीन्स होती है इन फैट्स के ऊपर प्रोटीन्स की एक लेयर बनाई जाती है, इनको कवर किया जाता है प्रोटीन से। अब जो ये प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं ये इजीली यहाँ पे क्या कर पाते हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये जो प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं इन प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स को बोला जाता है काइलोमाइक्रॉन्स। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। तो जो हमने बोला जो फैट्स होते हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं क्योंकि फैट्स क्या होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। इसीलिए उनके ऊपर हम प्रोटीन की कोटिंग चढ़ानी पड़ती है जिसके बाद ही फिर वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स को बोला जाता है काइलोमाइक्रॉन्स। तो अब ये इजीली फिर क्रॉस कर पाते और जाते हैं लैक्टियल्स में। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें बोला। एक हमने बोला जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इजीली पास कर पाते हैं क्योंकि वो सॉल्युबल होते हैं, तो वो क्रॉस करके जाते हैं कैपिलरीज में। लेकिन जो फैट्स होते हैं वो जाते हैं लैक्टियल में। दूसरी चीज़ हमने बोला जो फैट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो ऐसे नहीं जा पाती, इसीलिए उनके ऊपर पहले प्रोटीन्स की एक लेयर, थिन लेयर चढ़ानी पड़ती है। और जब थिन लेयर इन पे चढ़ाते तब इनको बोला जाता है काइलोमाइक्रॉन्स और तब ये ईजिली फिर पास कर पाते हैं। जब अल्टीमेटली ये फिर जाते हैं लैक्टियल्स में और फिर कुछ टाइम के बाद जब इनका यूज़ करना होता है ये भी फिर पास ऑन लैक्टियल से लिम्फेटिक वेसल से ही फिर अल्टीमेटली ये भी ब्लड में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एब्सॉर्ब होते हैं ये पहले लैक्टियल्स में। लैक्टियल्स क्या होते हैं? लैक्टियल्स होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। तो अब ये हो गया, हमने देखा ये हो जाता है ऐसे इनका एब्जॉर्प्शन। अब हम देखेंगे ये किस प्रोसेस से इनका एब्जॉर्प्शन होता है। यूजुअली जो इनका एब्जॉर्प्शन होता है वो 3 प्रोसेस से होता है। सबसे पहले होता है उसको बोलते हैं हम एक्टिव डिफ्यूजन। जो एक्टिव डिफ्यूजन होता है, चलो पहले हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन।
जो ज़्यादा इजी है। तो हम पैसिव डिफ्यूजन से स्टार्ट करते हैं। 3 प्रोसेस होती है, एक होता है एक्टिव डिफ्यूजन, दूसरा होता है पैसिव डिफ्यूजन, तीसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो ये पैसिव डिफ्यूजन होता है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। हमारे पास 2 बकेट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो 2 बकेट्स हमारे पास अवेलेबल है, बकेट ए है और बकेट बी है। तो ये जो 2 बकेट्स है ये कनेक्टेड है विद ए ट्यूब। तो दोनों में वाटर है। तो एक में यहाँ तक वाटर है, दूसरे में यहाँ तक वाटर है। तो आप मुझे खुद बोलोगे जब इनको कनेक्ट किया जाता है बाय ट्यूब, यहाँ पे क्या होगा? जिस वाले बकेट में पानी ज़्यादा होगा, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है, वहाँ से पानी इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जैसे यहाँ इसको मैं ए नाम रखूँगा, इसको बी, तो ए टू बी इजीली पानी जाएगा ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ऐसे डिफ्यूजन को, ये एक प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होता है जहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल या सबस्टेंसेस होता है एक जगह जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ की तरफ जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी, तो इस वाले प्रोसेस को बोला जाता है पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यूजुअली जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे वहाँ से जाते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो अब यहाँ पे इनमें से जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में अगर ये जो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होती हैं, इनका जो कंसंट्रेशन इनकी होगी वो ज़्यादा होगी, तो वो ईजीली जाएंगे विद पैसिव डिफ्यूजन। कहाँ की तरफ? कैपिलरीज में या लैक्टियल्स में। इसके बाद दूसरा आता है, उसको बोलते हैं एक्टिव डिफ्यूजन। अब जो ये एक्टिव डिफ्यूजन होता है, अब मैं बोलूँगा एक्टिव डिफ्यूजन क्या होता है। अब जो ये एक्टिव डिफ्यूजन होता है, फॉर एग्जांपल अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें तो कंसंट्रेशन, ए में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बी से ए तक ले जाना है पानी को, हमें इसका उल्टा करना है। अब अगर हमें इसका उल्टा कराना होगा, फॉर एग्जांपल चलो मैं नए से ही बनाता हूँ। जब हमें इसका उल्टा कराना होगा, हमारे पास 2 बकेट्स हैं। अब हमारे पास बकेट ए है और बकेट बी है। तो जो बकेट बी है इसमें कंसंट्रेशन कम है, इसमें पानी कम है, लेकिन जो ए है इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इस टाइम हम चाहते हैं पानी को बी से ए ले जाना। कभी कभी ये भी पॉसिबल होगा कि हमारे जो इंटेस्टाइन्स होंगे उनमें कंसंट्रेशन कम होगी, ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, लेकिन तब भी हमें इंटेस्टाइन से ही ब्लड तक ले जाना है। अब ये भी पॉसिबल होगा। तब उस टाइम क्या हम करेंगे, अगर ऐसे में हम इस पानी को क्या करेंगे, इसको ऊपर से हम प्रेशर डालेंगे। जब हम इसको ऊपर से प्रेशर डालेंगे, इसको प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो यहाँ से फोर्सबली पानी सीधे बी टू ए जाएगा। तो वो बी टू ए जाएगा। इस वाले प्रोसेस को बोला जाता है एक्टिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन में हमने बोला कोई एनर्जी नहीं लगती है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, ये खुद से ही हो जाती है। लेकिन एक्टिव प्रोसेस में क्या हो जाता है, इसमें एनर्जी लगती है। तो एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी यूज़ होती है, एनर्जी यूज़ हो जाती है और अगेंस्ट ग्रेडियंट ये हो जाता है। एनर्जी यूज़ 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। क्या हो जाता है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो फॉलो किया जाता है। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है मतलब जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से जाएगा जहाँ पे कम होगा। लेकिन एक्टिव प्रोसेस में क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी वहाँ से लिया जाता है उस साइड की तरफ जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ये होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये हो गए 2। इसके बाद एक और है तीसरा। जो तीसरा होता है उसको बोला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसको मैं बोलूँगा यहाँ पे नंबर 3 इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है कुछ सबस्टेंस ऐसी होती है जो एज कैरियर एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल कोई सबस्टेंस है, सबस्टेंस ए, इसको जाना है यहाँ, ये खुद नहीं जा पाता है, लेकिन यहाँ पे बी सबस्टेंस होती है, ये सबस्टेंस बी इस ए के साथ मिलती है, ये खुद यहाँ जाती है। अल्टीमेटली जब ये खुद इसके साथ जुड़ जाती है, ये यहाँ इधर की तरफ जाएगा तो ए भी खुद से ही यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक सबस्टेंस अपने साथ दूसरी सबस्टेंस को ले आती है। जो सबस्टेंस ले आती है उसको बोला जाता है कैरियर। तो ये कैरियर होता है। फॉर एग्जांपल इसी तरह जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे जो सोडियम आयंस होते हैं वो कैरियर्स एक्ट करते हैं फॉर एमाइनो एसिड्स। वो एमाइनो एसिड्स के लिए कैरियर्स एक्ट करते हैं और इनफैक्ट फ्रुक्टोज के लिए भी एज
कैरियर्स एक्ट करते हैं। तो ये कैरियर्स होते हैं। कैरियर्स क्या करते हैं, ये अपने साथ दूसरे सब्सटेंस को साथ ले आते हैं। तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इन तीन प्रोसेस से क्या होता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ से फूड जो होता है वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होता है किस में, ब्लड में या लिम्फ में। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ, दिस इज प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब हम देखेंगे जो यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो जो पहुँचा था किस में, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हम थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बोलेंगे। तो यहाँ पे होता है इलियोसिकल वैलो, जिसके बारे में हमने पढ़ा। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसके पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है सीकम। आपको दिख रहा होगा ये होता है सीकम। फिर जो ये वाला पार्ट होता है, अगर मैं एरो दिखाऊंगा, क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो ऐसे होगा, आप देख लेना ऐसे ही होता है। फिर यहाँ से जाएगा इधर की तरफ, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये ऊपर की तरफ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन को दूसरा नाम कोलन भी बोला जाता है। तो ये ऊपर की तरफ जाता है, तो ये असेंड करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है असेंडिंग कोलन। तो असेंडिंग कोलन होता है। जो ये वाला होता है ये होता है ट्रांसवर्स कोलन, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स कोलन। जो पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे लिखूँगा, 2 को बोला जाता है ट्रांसवर्स, क्योंकि ये ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होता है, ट्रांसवर्स कोलन। और जो थर्ड वन है जो नीचे की तरफ जाता है, अगर ये असेंड हो रहा था ये डिसेंड हो रहा है, तो इसको बोला जाता है डिसेंडिंग कोलन। तो ये डिसेंडिंग कोलन हो गया, डिसेंडिंग कोलन। और फिर लास्ट पे जो पार्ट आता है ये होता है रेक्टम, और रेक्टम के बाद आता है एनस। तो हमने बोला जो फूड हमने खाया यहाँ से, वो फूड उसको क्या किया जाता है, वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया और एब्जॉर्ब हो गया। अब जो फूड जो हमने खाया फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाई, वो फूड क्या हो जाती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है, यहाँ से फिर वो पास ऑन बाहर की तरफ चली जाती है। अब देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन की फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे, हम अभी तक हमने पढ़े इसके पार्ट्स, इसकी यूजुअली 2 फंक्शंस होती है। सबसे पहली फंक्शन जो होती है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डाइजेस्टिव एक्टिविटी तो कोई भी नहीं होती है, लेकिन तब भी ये 2 फंक्शंस कैरी करती है। सबसे पहली फंक्शन यहाँ पे होती है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें अगर कोई पानी वानी होगा तो ये उसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के साथ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। और मिनरल्स अगर कोई होगा तो मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब किया जाता है, और कुछ ड्रग्स को, एंड सर्टन ड्रग्स। तो ये होता है एक फंक्शन किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके अलावा एक और फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन की ये होती है कि यहाँ पे स्क्रीट होता है म्यूकस। तो म्यूकस 2 काम करता है। एक काम ये करता है म्यूकस, जो फीसेस होता है, जो ये वेस्ट फूड होता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड होता है, इनके पार्टिकल्स को ये म्यूकस आपस में चिपक पैदा करता है, एडहेरेंस उनके बीच में पैदा करता है। सो एज ए सिंगल यूनिट ये फिर चल पाते हैं। तो ये जो एडहेरेंस पैदा करता है ये कौन करता है, ये म्यूकस करता है। एडहेरेंस मतलब हो गया चिपक पैदा करना। उसके अलावा यहाँ पे जो म्यूकस होता है, म्यूकस में क्या होता है, म्यूकस एज लुब्रिकेंट भी एक्ट करता है, एज लुब्रिकेंट एक्ट करता है। और अल्टीमेटली जब ये लुब्रिकेंट एक्ट करता है तो ये इजीली पास कर पाते, इसमें इजीली ये चल पाते इस लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इजी पासेज के लिए एज लुब्रिकेंट ये एक्ट करता है ये म्यूकस। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब अल्टीमेटली हम देखेंगे जो फूड होता है अनडाइजेस्टेड फूड जो बाहर निकलता है, जो फूड बाहर निकलता है उस प्रोसेस को बोला जाता है डेफिकेशन। तो डेफिकेशन का ही दूसरा नाम होता है ईजेशन। ईजेशन का नाम क्या होता है, ईजेशन का नाम होता है सिंपली इट इज़ द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज ईजेशन, या जिसका दूसरा नाम है डेफिकेशन भी। तो इस तरह से जो हमारी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ये कंप्लीट हो गई। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको नहीं बोली है, तो अनडाइजेस्टेड फूड, इसको बोलते हैं ईजेशन। तो जो हमने फूड खाया अब जो एब्जॉर्ब भी ब्लड में हो गया, अल्टीमेटली उससे क्या होता है, उस फूड से क्या हो जाता है, वो फूड हमारी सेल्स तक पहुंच जाता है। जब वो हमारी सेल्स तक पहुंच जाता है तो हमारी सेल्स उस फूड को एब्जॉर्ब करती है। तो जब सेल्स उसको एब्जॉर्ब करती है तो वहाँ से जो उनको ज़रूरत होता है, या तो एनर्जी ज़रूरत होती है तो उस फूड से एनर्जी निकालती है, या किसी और चीज़ के लिए उसको यूज़ करना है, जो ये फूड होता है उसको यूटिलाइज़ करना है,
यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय सेल्स या टिश्यूज़, उसको बोला जाता है एसिमिलेशन और टिश्यूज़। तो इस तरह से हमारी जो प्रोसेस होती डाइजेशन थी, पहले हमने बोला इंजेशन, फिर डाइजेशन, अब फिर एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद ईजेशन, और ईजेशन के बाद अभी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का होता है सिंपली जो अपटेक बाय सेल्स या टिश्यूज़ जो इस फूड को अपटेक करते हैं, फिर उसको यूटिलाइज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, एनर्जी के लिए या किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके साथ हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया। मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ, मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि जितना आपको ज़रूरत है मैं उतना ही देता हूँ, वरना मैं एनाटमिकली या फिजियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सिलेबस इतना होता है, ये आपका सिलेबस है, मैं कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा सिलेबस से ज़्यादा पढ़ाऊँ। इसका एक रीज़न है, मैं थोड़ा सा सिलेबस से ज़्यादा पढ़ाता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो बाउंड्री होती है इसमें भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। जो एग्जामिनर कभी अगर डिफ़िकल्ट पेपर सेट करता है, तो वो यहाँ बाउंड्री से कोई क्वेश्चन सेट करता है। जिस स्टूडेंट ने बस सिलेबस ही पढ़ा होता है, उसको ये बाउंड्री वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है। इसीलिए बाउंड्री से थोड़ा जिसने एक्स्ट्रा पढ़ा होता है, उसके लिए ये क्वेश्चन जो होता है ये ईजी हो जाता है, और उसको टाइम भी नहीं लगेगा वो MCQ सॉल्व करने में। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूँ, जितना आपको सफिशिएंट है उतना ही, और मैं स्ट्रिक्टली NCERT के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NCERT ही स्टैंडर्ड बुक है, तो वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। और मैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का सिलेबस भी देख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी कंसल्ट करता हूँ, और मैं आपको यहाँ से भी MCQ बैंक, क्वेश्चन बैंक देने वाला हूँ, तो वो भी हम करेंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा, जो हमने प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ा, इसको मैं 2-4 मिनट में जल्दी मैं खाली प्रोसेस को देखूंगा कि डाइजेशन जो माउथ में होती है, फिर जो स्टमक में होती है और इंटेस्टाइन्स में कैसे होती है, उसकी बारे में मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह से हमारी डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको सजेशन होगी कोई, या फीडबैक होगा, या कोई डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए, तो मैं अकॉर्डिंगली उसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।